वर्गीकरण। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वर्णमाला, वर्णमाला में ध्वनि, अक्षर, वर्ण और उसके अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले आता है मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर, औष्ठ के आधार पर और श्वास के आधार पर। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में यहाँ पढ़ेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? पहले किया गया है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर तीन वर्गों में स्वर को विभाजित किया गया है। पहला है लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरे नंबर पे है युक्त स्वर। लघु स्वर जिसमें जिसको बोलने में कम टाइम लगता है, एक मात्रा का टाइम लगता है। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में लघु स्वर से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, माने 2 मात्रा का टाइम लगता है। लुप्त स्वर जिसको वर्तमान में उपयोग में बहुत कम लिया जाता है, इसे कहा गया है लुप्त स्वर। हम स्टार्टिंग करेंगे लघु स्वर से। लघु स्वर किसे कहेंगे? वह स्वर जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, उसे लघु स्वर बोलते हैं। वह स्वर जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। जैसे अनर का ये स्वयं में वो है ये का उल्लू, अना, इल्ली, उल्लू, ये तीनों है लघु स्वर। अब इसमें आएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वह स्वर, इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि दीर्घ स्वर वह स्वर है जो कि लघु स्वर से मिलकर बने, उन्हें दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर में वह स्वर जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 मात्रा, इसे एक मात्रा का क्यों कहा है, इसे 2 मात्रा का क्यों कहा है? जैसे बड़ा आ, ये 2 मात्रिक स्वर है, ये एक मात्रिक स्वर है। और बड़ा आ मिलकर कैसे बनेगा? आ और आ से क्या बनेगा? बड़ा आ। तो आ में एक मात्रा का समय लगा, तो बड़े आ में 2 मात्रा का समय लगा। इसी प्रकार से आम का भी है द्विमात्रिक, एक, ऋषि, सिगड़ी, ऐनक, खोखली और औरत। ये आगत स्वर भी द्विमात्रिक स्वर में आता है। ये सभी स्वर इनकी सहायता से बने हुए हैं, इसलिए इनको कहा गया है द्विमात्रिक स्वर। लघु मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, स्वतंत्र स्वर, इसका दूसरा नाम है संयुक्त स्वर। इसके आगे देखेंगे हम लुप्त स्वर। लुप्त स्वर है, लुप्त स्वर में वो वर्ण स्वर में आता है मूलतः ये वाला तीन जैसा अक्षर, और ये आता है, इसको गिना जाता है तो, और इसको गिना जाता है। जैसे हम बोलते हैं राम, तो राम ऐसे थोड़ा सा गैप रहता है, फिर बोलते हैं राम। इस प्रकार से जो गैप वाले वर्ण है उन्हें कहा जाता है लुप्त स्वर। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीव के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जीव के आधार पर 3 भागों में स्वर का वर्गीकरण किया गया है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चभाग। अग्रभाग या फिर अग्र स्वर भी कहा जा सकता है। अग्र स्वर होता है, मध्य भाग में मध्य स्वर। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मध्य स्वर कौन सा है, अग्र स्वर कौन सा है। ये जो है पश्चभाग या फिर पश्च स्वर।
अग्रस्वर उसे कहेंगे जिसमें बोलते समय जीवा का अग्रभाग प्रयोग में आता है, अग्रभाग अग्रस्वर कहेंगे, और बोलते टाइम मध्य का भाग प्रयोग में आए जीवा का उसे मध्य भाग कहेंगे। लास्ट में जिसमें कंठ और जीवा दोनों का प्रयोग होता है उसे कहेंगे पश्च भाग। तो पहले हम पढ़ेंगे अग्रभाग या फिर अग्रस्वर। अग्रस्वर ज्यादा सही रहेगा लिखना, क्योंकि अग्रस्वर एग्जाम में भी डायरेक्ट लिखा आता है अग्रस्वर। लिख देंगे अग्रस्वर। ये स्वर जिन्हें बोलते समय जीवा का अग्र भाग प्रयोग में आता है। अग्रस्वर कहते हैं। जैसे अनारका, अनारका, अनारका बोलते टाइम हमारे जीभ का बीच का हिस्सा उठा है। आम गले से आ रही, इमली भी, इमली में जो जीभ का फर्स्ट वाला हिस्सा है, आगे का हिस्सा है, वो ऊपर लग रहा है तालू के वहां पर, तो ये हो गया हमारा अग्रस्वर। इमली अग्रस्वर है, ईक अग्रस्वर है, और इमली और ईक से ही मिलकर, इमली से ही मिलकर एडी बनेगी, तो एडी और एना। इमली, ईक, एडी, एना, ऐसा बोलते में अपने जीभ के आगे का हिस्सा मूवमेंट कर रहा है, तो इसे बोलेंगे हम अग्रस्वर। दूसरा रहेगा हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर में डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं हम। मध्य स्वर में केवल अनारका है, सिर्फ वही मध्य स्वर है, वह स्वर मध्य स्वर है मध्य भाग प्रयोग में आता है। मध्य स्वर कहते हैं। जैसे कि मध्य स्वर में आम का तो पीछे से आवाज आ रही है, गले से डायरेक्ट। अनारका एक ऐसा शब्द है जो कि स्वर है, जो कि मध्य स्वर है। सिर्फ अनारका ही एक मध्य स्वर है, और एग्जाम में अधिकतर अनारका और आम का लिखा आता है, तो कंफ्यूजन होती है कौन सा मध्य स्वर है। तो आम का बोलने में ऐसा लग रहा है सीधे गले से आवाज निकल रही है, टच होती हुई जीभ का पीछे का भाग उठा है। अनारका ऐसे हम बोल के भी देख सकते हैं, अनारका, जैसे ये जीभ फोल्ड होकर बीच में जाके ऊपर लग रही है, उसमें बोल निकल रहा है अनारका। इमली का बोलते टाइम दांतों के पीछे लग रही है, ईक का बोलते टाइम भी दांतों के पीछे लग रही है, एडी का भी बोलते टाइम पीछे लगती है, एनक का बोलते टाइम भी जीभ हमारी दांतों के पीछे लग रही है, वहीं अनार का बोलते टाइम जीभ हमारी फोल्ड होकर ऊपर तालू में टकरा रही है, अनार का, इसलिए इसको कहा है मध्य स्वर। इसके बाद हम पढ़ेंगे पश्च स्वर। ये शब्द रटने में समझ नहीं आते हैं, क्योंकि रटते हैं तो भूल जाते हैं एग्जाम में जाके। इनको एक दो बार प्रैक्टिस करके देखने से याद रह जाती है, क्योंकि वहां जाके हमें याद आता है कि इसको बोल के देखना है, समझ आ जाता है कि कौन सा शब्द है ये। थर्ड है पश्च स्वर। पश्च स्वर कितने जाएंगे? पश्च स्वर बे स्वर। बोलते समय जीवा का पश्च भाग प्रयोग में आता है। पश्च स्वर कहते हैं। इसमें आएगा हमारे यहाँ पश्च स्वर का मतलब है जिसमें जीभ के पीछे का हिस्सा काम करे। जैसे आम का, आम का में ऐसा लगता है कि पीछे से जीभ ऊपर उठ रही है, जहाँ से हमारा गला स्टार्ट होता है वहां से कुछ आवाज इसमें गले से भी निकलती है डायरेक्ट। जैसे आम का, उल्लू का, ऊन का, रे ऋषि का, एड़ी का। एड़ी का बोलने में हमें कहा यहाँ दांतों के पीछे जोड़ पड़ रहा है, एनक का में भी पीछे जोड़ पड़ रहा है, एनक का, ओखली का, डायरेक्ट गले से आवाज आ रही है, ओखली का, औरत का, इसमें भी हमें डायरेक्ट गले से आवाज आती है, औरत का, पीछे से जीभ का हल्का सा हिस्सा उठता है और डायरेक्ट गले से आवाज आती है। ये हो गया हमारा पश्च स्वर। इससे पहले हमने पढ़ा है मात्रा के आधार पर लघु स्वर, तीर्थ स्वर, दुप्त स्वर, और अब पढ़ा है हमने जीवा के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब हम पढ़ेंगे मुख के आधार पर। मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे मुख के आधार पर। मुख के आधार पर या फिर मुख खुलने के आधार पर। इसमें आएगा पहला विकृत।
विगत, दूसरा आएगा अर्धविगत, फिर आएगा संगत, और नंबर का आएगा अर्धसंगत। विगत, वृत्त का मतलब मुंह का आकार वृत्त के समान रहेगा, उसे कहेंगे विगत। लिख ही लेते हैं डायरेक्ट। पहला आएगा विगत, वह स्वर जिन्हें बोलते समय मुख वृत्त के समान खुला स्वर है। विगत स्वर फिर से कहेंगे कौन कौन से ऐसे वर्ण है जिनमें हमारा मुंह वृत्त के समान खुला है। जैसे अभी यहाँ एग्जाम्पल के रूप में अपन देखेंगे बोलकर अनार का, आम का, उली का, ईद का, उल्लू का, ओवन का, तुलसी का, उड़ी का, एनक का, ओखली का और औरत का, ये रहा है। अब इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वह अनुस्वार। इन सब में से छाटेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिसमें हमारा मुंह पूरा खुला है। अनार, अनार में समथिंग बंद सही है। आम, आम पूरा ऊपर तक खुला है। आम, ये रहा विगत स्वर। इंदी, ईद, उल्लू, ऊन, नशीन, एड़ी, एनक, ओखली, औरत, इन सब में उतना पूरा में नहीं खुल रहा है। आम में जितना भी खुल रहा है बाकी ये सब वर्णों में नहीं खुल रहा है। तो हमारा ये रहेगा विगत स्वर आम का। व्रत मतलब व्रत के आकार का। अर्धविव्रत मतलब आधा व्रत के आधा, तो मतलब अपना मुंह आधा खोले। आम में पूरा मुंह खुला है, अर्धविव्रत। दूसरा है अर्धविव्रत मुख, और डायरेक्ट लिख दो मुख आधा खोले। मुख द्वार, मुख द्वार आधा खोले। अब हमारा हो गया लगभग बंद सा हल्का खुला हल्का बंद हो महसूस हो रहा है। उल्लू, उल्लू, रेसी, एड़ी, ए ए नक, ए ए नक, और ऐसा खुला है। ए ए नक, ओखली बंद सा है। और औरत, औरत में नक में और औरत में पूरा खुला महसूस हो रहा है। अनार, अनार में भी हल्का सा खुला है मुख। अनार में आधा बंद है। इंडी में, ईद में, उल्लू, ऊन, उल्लू, ऊन में हल्का बंद है। इंडी, ईद में संपूर्ण बंद सा महसूस हुआ है। ये हो गया हमारा अर्धविव्रत स्वर। विव्रत स्वर जिसमें संपूर्ण पूरा मुंह खुल जाए हमारा आम का। अर्धविव्रत, अर्धविव्रत में हमारा मुंह व्रत के आकार में आधा खुला है। आम, एनक, औरत, वो औरत बोलने में लग रहा है कि पूरा मुख खुल रहा है। अब हम पढ़ेंगे समृत में। समृत स्वर मतलब समथिंग बंद सा ही हो पर बंद ना हो। ये छोटी सी समृत मतलब समथिंग बंद सा, समथिंग बंद सा है बस पूरा बंद नहीं है। समृत स्वर वह स्वर है जिन्हें बोलते समय मुख लगभग बंद सा प्रतीत हो। लगभग बंद होता है, लगभग बंद होता है, बाकी पूरी तरीके से बंद नहीं होता है। जिसमें है अनार, आम, इमली, फिर से प्रैक्टिस करके ही देखेंगे। अनार, आम, इमली, रेसी, एड़ी, एनक, ओखली, औरत। इसमें समृत स्वर समथिंग बंद सा लगे। अनार में खुला है, आम में भी खुला है। इमली, इमली लगभग बंद सा है। ई, इसमें भी बंद सा महसूस हो रहा है। उल्लू, इसमें भी बंद है।
ऊ ऊर इसमें भी बंद है। ए एड़ी, ए एड़ी हल्का सा खुला है। ए एड़ी, रे ऋषि इसमें भी खुला सा महसूस हो रहा है। ए ऐनक आधे से भी थोड़ा ज्यादा खुला है। ए ऐनक, ओ ओखली, ओ ओखली, ओ औरत, औरत में तो खुला ही है। समझे? ई इल्ली, ई ई ऊ इल्ली और ई ऊ। समृद्ध समथिंग बंद सा महसूस हो, इसमें हल्का क्या बंद ही महसूस हो रहा है। बुखार में वर्ण बोलते टाइम बंद है। अर्ध समृद्ध, अर्ध मतलब आधा बंद सा महसूस हो। वह जो है जिन्हें बोलते समय मुख आधा बंद प्रतीत होता है। वह अर्ध समृद्ध स्वर है। अब अर्ध समृद्ध स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे? ए ए एड़ी, ए एड़ी। ऐसा लग रहा है कि नाड़ी बहुत ज्यादा खुला है, नाड़ी बिल्कुल बंद है। और हमने जो आगे पढ़ा था अर्ध समृद्ध, अर्ध विव्रत, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा बंद है। ए एड़ी में और ऊ ओखली में, ए एड़ी और ऊ ओखली, ये रहे अर्ध समृद्ध स्वर। अब मुख के आधार पर भी हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, समृद्ध स्वर और अर्धसमृद्ध स्वर। विव्रत स्वर में जिसमें ऐसा गोल सा महसूस हो बोलते टाइम। अर्धविव्रत आधा व्रत के समान। समृद्ध समथिंग बंद सा, एकदम जरा सा खुला हो ऐसा। अर्धसमृद्ध ये रहा पूरा, ये आधा और इससे भी आधा सा खुला महसूस हो, ऐसा एकदम हल्का सा खुला महसूस हो, इसे कहेंगे अर्धसमृद्ध। तो विव्रत स्वर, अर्धविव्रत, समृद्ध और अर्धसमृद्ध। ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि समृद्ध समथिंग बंद, विव्रत में व्रत याद ही रहेगा, अर्धविव्रत में आधे व्रत के समान, समृद्ध में समथिंग बंद और अर्ध समृद्ध में आधे से भी थोड़ा सा ज्यादा। हम पढ़ेंगे नाक के आधार पर स्वर, नाक या फिर नाक से निकलने वाली हवा के आधार पर। इसमें पहला है निर्नुनासिक, दूसरा है अनिर्नुनासिक। अनिर्नुनासिक स्वर को कहा जा सकता है मुख से हवा निकलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो। निर्नुनासिक स्वर वे स्वर जिनको बोलते समय नाक से हवा निकलती है, जिसमें मुख्य रूप से चंद्रबिंदु और अम्ल की मात्रा ही आती है। निर्नुनासिक स्वर में वे सभी स्वर आते हैं जिन्हें बोलते समय मुख से हवा निकलती है। जैसे इसकी डिटेल लिख दूं, जिन्हें बोलते समय नाक से हवा निकलती है। निर्नुनासिक स्वर वे स्वर जिन्हें बोलते समय नाक से हवा निकलती है, निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। निर्नुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर मतलब जिनमें नाक से हवा नहीं निकलती है, सिर्फ मुखारविंद से हवा निकलती है, जिसमें वह स्वर इसमें हमारे सभी स्वर आ जाएंगे पूरे। और ये सभी है निर्नुनासिक स्वर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर स्वरों का, व्रत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें है व्रतमुखी स्वर और अव्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर किसे कहेंगे? व्रतमुखी स्वर या फिर व्रत के आकार का स्वर, वे स्वर जिन्हें बोलते समय मुख का आकार व्रत के समान लगे, व्रत के समान लगे, व्रतमुखी स्वर
कहते हैं है। इसमें आएगा व्रतमुखी स्वर, जैसे अनार का तो व्रत नहीं बन रहा है, आम में भी व्रत नहीं बन रहा है, इमली में भी नहीं, ईंट में भी नहीं, ऊ उल्लू ऊ उल्लू ऊ उल्लू इसमें लग रहा है ऊ उल्लू ऊन में भी नहीं, ऊन में इमली को उल्लू ऊन, रेडी सीट नहीं, एड़ी में, ऐनक में भी नहीं, ऐनक का ओ ओखली ओ में भी लग रहा है ओ ओखली, ओ औरत में भी व्रत के समान मुख बन रहा है, ओ औरत। अब आएगा व्रतमुखी, व्रतमुखी स्वर, ये स्वर जिनमें बोलते समय मुख का आकार व्रत के समान ना बने या व्रत के समान ना हो, व्रत के समान ना बने, ऐसे लिख देते हैं। उन स्वरों का स्वरों को व्रत मुखी स्वर कहते हैं, जिसमें है अनार का, आम, नदी, ईंट, ऊन तो व्रत में है, ऊन व्रत में है, ऊन एड़ी है ना, ओखलियां हैं और यहाँ है, बस ये हो गए हमारे व्रत मुख्य स्वर। तो हमने पढ़ा है स्वरों का वर्गीकरण, आज स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा है, मात्रा के आधार पर पढ़ लिया और मुख के आधार पर पढ़ लिया, नाक के आधार पर भी पढ़ लिया, ओष्ठ के आधार पर भी पढ़ लिया है हमने व्रतों का वर्गीकरण, और हमने पढ़ा है जीवा के आधार पर वर्गीकरण। आज हो गया है स्वरों का वर्गीकरण। अब जो भी बचा है स्वरों में उसका आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए नमस्ते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।